हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यू। अगर आप सभी सीजी टेट सी टेट आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण तथा बुद्धि सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी टर्मन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टर्मन, जो कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। प्रश्न दो, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी थार्नडाइक या ऑप्शन डी बर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थार्नडाइक, जो थे उन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। प्रश्न तीन, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य या ऑप्शन डी या सभी। इसमें बुद्धि यानी कि हो जाएगा इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता यानी कि हो जाएगा क्रिएटिविटी। तो जो प्रत्येक बालक होता है, ठीक है, जो प्रत्येक बालक होते हैं क्या होते हैं, सृजनशील होते हैं, अपने अपने तरीके से सृजनशील होते हैं। तो उनका संबंध क्या हो जाएगा, ना कि ऋणात्मक ना ही शून्य, और ये सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों तो नहीं होगा। तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा सहसंबंध पाया जाएगा, तो हमेशा धनात्मक। प्रश्न चार, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी का पूछा गया है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। तो व्यक्तित्व से रिलेटेड तो हो जाएगा हमारा टीएटी, है ना, टीएटी, और हो जाएगा सीएटी। ये हो जाएगा व्यक्तित्व परीक्षण से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन जो भाटिया बैटरी है उसमें ये बताइए कि उसने कितने उप परीक्षण दिए हैं। तो भाटिया बैटरी जो है इसने टोटल 5 उप परीक्षण दिए हैं। ठीक है, किस में दिए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्धि में। प्रश्न 5, खाली स्थान के अतिरिक्त, अतिरिक्त बोला है ना, बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए संदर्भगत, ऑप्शन बी अवयवभूत, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी अनुभाविक। इसमें अवयवभूत का मतलब क्या हो जाएगा, आप सभी अवयवभूत ना समझें, इसका आंसर अवयवभूत में आ जाएगा क्या, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग, इसके इसे हम विश्लेषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम विश्लेषण भी बोल सकते हैं क्योंकि विश्लेषण में क्या होता है, अलग अलग होता है ना। संश्लेषण में वो जो भी हम खंड खंड अलग अलग किए रहते हैं उसे क्या करते हैं, साथ में जोड़ देते हैं। तो इसमें संदर्भगत होगा, अवयवभूत भी होगा और अनुभाविक भी होगा। इन्होंने यही त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है इन्हीं तीनों को। लेकिन किसके अतिरिक्त पूछा गया है, तो सामाजिक इसके अंदर नहीं आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 6, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बोल देता है, यानी कि किस पर बोल देता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, ऑप्शन डी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने ये बताया कि सभी व्यक्तियों में एक नहीं एक से अधिक बुद्धि पाई जाती है ना, प्रत्येक व्यक्ति में। तो हर बुद्धि क्या होती है, अपने आप में विशिष्ट होती है, ये बताया गया है किसने, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ये होगा कि सामान्य बुद्धि, की प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, की विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर बल देता है। तो ए नहीं होगा, सामान्य बुद्धि ये भी नहीं होगा क्योंकि विशिष्ट बोला गया है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं या विद्यालय में आवश्यक, इसमें भी समान योग्यताओं बोल दिया है, ये भी नहीं होगा। तो विलक्षण योग्यताओं
इसमें जो विलक्षण शब्द है ना, उसका मतलब क्या होगा? इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस बताए हैं, है ना, सिद्धांत दिया है, तो उसके अंतर जितने भी इंटेलिजेंस है, जैसे कि इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये सभी को हम क्या कहेंगे? विलक्षण योग्यता। ठीक है। प्रश्न 7, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन, देखे, अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? यानी कि अपसारी चिंतन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? मतलब कुछ नया करना। अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब कुछ नया करना। ठीक है। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बता दिया, कुछ नया क्या करना? कुछ नया बनाना, है ना, कुछ नया बनाना। तो या कुछ नया करना और सृजनात्मकता, ये दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 8, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 105, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन बी सामान्य से अधिक बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि, या ऑप्शन डी मंद बुद्धि। अब आप इसे श्रेष्ठ बुद्धि मत समझिए, सामान्य से अधिक तो बिल्कुल भी नहीं समझना है, क्योंकि ये 105 बोला गया है। तो जो सामान्य बुद्धि होती है, वो भी तो 90 से क्या होती है? 110 होती है ना। सामान्य बुद्धि जो है 90 से 110 होती है, और जो 105 है ये 110 के अंदर ही आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सामान्य बुद्धि। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? पूछा गया है। नहीं है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी कहानी लेखन, या ऑप्शन डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो सृजनात्मकता यानी कि कुछ नया करना, है ना, नए नए खेल खेलते हैं, नई नई कहानी पढ़ते हैं, और क्या करते हैं? कुछ नया निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। लेकिन भाषण, ये भाषण में मतलब सृजनात्मकता के विकास में भाषण जो है वो क्या है? सहायक नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 10, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन सी प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन डी भाषिक बुद्धि। यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गया है। ठीक है, एक ही समझिए आप। तो जो पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानते हैं, पहचानने की योग्यता रखते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं। ठीक है, प्रकृति से इन्हें प्रेम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले में कौन आ जाएंगे? हमारे इंजीनियर लोग आ जाएंगे। ठीक है, इंजीनियर लोग आ जाएंगे। और भाषिक बुद्धि, है ना, भाषिक बुद्धि क्या हो जाएगा? जो कि भाषा संबंधी हो जाएगा, मतलब लेखक, कवि, ये सब आ जाएंगे। प्रश्न 11, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन बी मनोगतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, ऑप्शन डी भावात्मक व्यवहार। तो जो चिंतन है वो क्या होगा? मानसिक तौर पर होगा, है ना। इसमें मनोगतिक प्रक्रिया, इसमें मन और गति दोनों आ जाएंगे। मनोवैज्ञानिक परिघटना ये भी नहीं होगा। और भावात्मक व्यवहार, इसमें भावात्मक यानी कि संवेग से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, भावात्मक में तो संवेग सब आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि। हम चिंतन कहाँ करते हैं? संज्ञानात्मक तौर से करते हैं ना, मानसिक तौर पर, बौद्धिक रूप से। तो संज्ञानात्मक गतिविधि इज द राइट आंसर। प्रश्न 12, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। ऑप्शन ए
शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। ऑप्शन बी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। ऑप्शन सी, विद्यालय का नाम रोशन करने। ऑप्शन डी, अभिभावकों को संतुष्ट करने। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए तो कोई टीचर ये सब काम नहीं करता है ना। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए कुछ कुछ तौर पर होता है, लेकिन सभी ऐसा नहीं करते। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, तो विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। सृजनात्मक मार्ग को उपलब्ध कराने के लिए जो भी कला प्रदर्शनी है ना, संगीत नृत्य प्रदर्शनी, विद्यालय पत्रिका, ये सब क्या होता है, निकाला जाता है। मतलब विद्यार्थी जो है वो जिस भी क्षेत्र में आए उसमें कुछ नया करे, सृजनात्मक करके दिखाए, है ना, उसमें सृजनात्मकता का विकास हो। प्रश्न 13, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विखंड सिद्धांत किसने किया? ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। ऑप्शन बी, थर्स्टन। ऑप्शन सी, गिलफोर्ड। ऑप्शन डी, गेने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पीयरमैन ने द्विखंड सिद्धांत दिया, और स्पीयरमैन ने ही समूह कारक सिद्धांत दिया है। ध्यान देंगे, समूह कारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, और इन्होंने 7 प्राथमिक बुद्धि भी बताई है। ठीक है, किसने? स्पीयरमैन ने 7 प्राथमिक बुद्धि बताई है। प्रश्न 14, नहीं, स्पीयरमैन ने नहीं, थर्स्टन ने क्या दिया? समूह कारक सिद्धांत दिया और 7 प्राथमिक बुद्धि बताए इन्होंने। स्पीयरमैन जो थे उन्होंने द्विखंड सिद्धांत में एक तो जी कारक बताया और एक एस कारक बताया। ठीक है, जी कारक यानी कि जनरल, और एस कारक यानी कि स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक। जो जनरल कारक होता है ना, जो जी कारक होते हैं वो क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। और जो एस कारक होता है वो अर्जित किया जाता है। उसी प्रकार जो गिलफोर्ड गेने हैं, जो गिलफोर्ड है, यहाँ पर गेने नहीं होगा, जो गिलफोर्ड है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। और जो गेने है ना, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था किसने? गिलफोर्ड ने। और गेने ने दिया था अधिगम के अष्टपदीय सोपान दिए थे। ठीक है, गेने ने अधिगम के अष्टपदीय सोपान बताए थे। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें ध्यान देंगे, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। ऑप्शन बी, यह शोध आधारित नहीं है। ऑप्शन सी, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है ना, ये नहीं होगा। यह शोध आधारित नहीं है, ये भी। और विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है ना, ये भी है। मतलब ये सब है, नहीं है पूछा है। मतलब जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? केवल एक क्षेत्र बोल दिया है ना, एक क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कैसे करेंगे, है ना, वो तो हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं ना, तभी तो वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहलाते हैं। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 15, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है। मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 83। तो हम पहले देख लेते हैं आईक्यू का सूत्र।
बुद्धि लब्धि। आईक्यू बराबर क्या होता है? तो आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, है ना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये है हमारे आईक्यू का सूत्र। तो इस अब हम सूत्र में ही रख देते हैं क्वेश्चन को, है ना। मानसिक आयु दिया है यहाँ पर 12 और वास्तविक आयु दिया है 10 और इंटू 100 कर देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और यहाँ पर है 12, तो 120 आ जाएगा इसका आंसर। 120 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। प्रश्न 16, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। ऑप्शन ए समस्या हल, तार्किक एवं आंकिक क्षमता। ऑप्शन बी समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता। ऑप्शन सी बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता। ऑप्शन डी बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। तो यहाँ पर P, S, R और N का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। P का मतलब हो जाएगा प्रॉब्लम यानी कि समस्या। S का मतलब हो जाएगा सॉल्विंग यानी कि हल, सॉल्व करना। R का मतलब हो जाएगा रीजनिंग यानी कि तार्किकता या तार्किक। और N का मतलब हो जाएगा न्यूमेरिक यानी कि आंकिक क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 17, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि। ऑप्शन बी भावनात्मक बुद्धि। ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन डी भाषात्मक बुद्धि। तो गार्डनर की जो 7 बुद्धि का अधिमान है उसमें स्थानिक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, भाषात्मक बुद्धि है, लेकिन भावनात्मक बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्थानिक बुद्धि, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? जो कि स्थान का छवि बना ले अपने माइंड में, ठीक है। स्थानिक बुद्धि जैसे कि अब कोई भी किसी भी चीज का छवि बनाकर क्या करते हैं अपने माइंड में क्लियर कर लेता है, वो आ जाएगा स्थानिक बुद्धि में। अंतर्वैयक्तिक यानी कि अंतर्वैयक्तिक इसे आप इंग्लिश में याद करें, ये होगा इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल होगा। यानी कि जो व्यक्ति मतलब जो भी एक दूसरे की मनोवृत्ति को जानना, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मनोवृत्ति को जान लेता है, वो आ जाएगा इंटरपर्सनल। और जो भाषात्मक बुद्धि वाले होते हैं वो क्या होते हैं? कवि होते हैं, लेखक होते हैं, है ना। इनकी जो होती है भाषा में अच्छी पकड़ होती है। प्रश्न 18, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? सही पूछा है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। ऑप्शन बी सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। ऑप्शन सी संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मुझे तो सभी लग रहा है क्योंकि कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पर, है ना। तो बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ये सभी सही कथन है बुद्धि के। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 19, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसे बच्चों की आईक्यू होती है, तो उस बच्चे की आईक्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 180। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आईक्यू का सूत्र, हम उसी में रख देते हैं, उसी सूत्र पे। तो मानसिक आयु 5 है यहाँ पर और वास्तविक आयु है 4 और इंटू 100 कर देंगे। 4 से इसको कटा देंगे हम 25 बार में और 25 पंछे क्या हो जाएगा? 125। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 20, बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना की गई है, तो किससे की गई है ये पूछा है।
ऑप्शन ए पिरामिड, ऑप्शन बी त्रिभुज, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी वृत्त। अब आप ऑप्शन में देखेंगे पिरामिड और त्रिभुज दोनों ही ऐसे होते हैं ना, तो आप त्रिभुज मत लगा दीजिएगा, त्रिभुज नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पिरामिड इज द राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न 21, बुद्धि के वर्ग घटक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी कैली, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। तो जो बुद्धि के वर्ग घटक सिद्धांत है इसके प्रतिपादन करता है ऑप्शन ए थॉमसन, जे थॉमसन, नहीं थॉमसन। ऑप्शन 22, जैविकी बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, और नया भी है क्वेश्चन ये वाला। जैविकी बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन ए सेसी ने किया, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी गैरिट ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे, सेसी ने जैविकी बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न 23, प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राथमिक योग्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी वर्नर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थर्स्टन। प्रश्न 24, बुद्धि के ड्रॉ एंड मैन परीक्षण के निर्माता थे। ये भी आईएमपी है। ठीक है, ड्रॉ एंड मैन न्यू क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गुड एनफ, ऑप्शन बी वेस्लर, ऑप्शन सी क्रैशमर, ऑप्शन डी गैरेट। तो ड्रॉ एंड मैन परीक्षण किसने किया था? ऑप्शन ए गुड एंड एफ। ड्रॉ ए मैन कैसे याद करेंगे? ड्रॉ ए मैन गुड एंड एफ, ड्रॉ ए मैन गुड एंड एफ। ठीक है। ऑप्शन 25, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांती बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ यानी कि खाने हैं गिलफोर्ड की। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 180। तो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ हैं? तो कुल 180 कोष्ठ हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये जो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके सीजी टेट सी टेट है ना, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यदि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उतना ही क्या है, बाल विकास आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होते जाएगा, है ना। या कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक है वो उतना ही अच्छे से क्लियर होते जाएगा, आप जितना ज़्यादा उसके एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, तो जिससे कि आपको क्या होगा, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस की वैरायटी का पता होगा, है ना। और आप अपने एग्जाम हॉल में उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे बिना किसी परेशानी के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या है सॉल्व कीजिए हर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने एजुकेशन ग्रुप्स लोग में। इसी प्रकार हम आने वाली वीडियोस में बाल विकास से संबंधित और भी टॉपिक्स देखेंगे जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।